चलिए, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। इधर लगातार वीडियो बन रहा है, आप लोग मन से स्टडी करते चलिए और नोटबुक तैयार कीजिए और जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको हल कीजिए। अभी तक कमेंट्स में एक भी विद्यार्थियों का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला, इस कारण से हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यदि कमेंट्स में डालेंगे आप तो मैं क्वेश्चन भेज दूँगा, क्वेश्चन कहाँ से बता दूँगा, क्योंकि आज सुबह में आके वीडियो अपलोड हो पाया है, इस कारण से अधिकांश विद्यार्थी लोग नहीं देख पाए, जिससे क्वेश्चन कनेक्शन आ पाया है। आप देखिए फिर कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन बोलिएगा बता देंगे बाद में। चलिए, आज हम लोग का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार, और वो टॉपिक क्या है? हेनरी का नियम। वैसे ये क्वेश्चन कल हेनरी का नियम कल क्वेश्चन में दिए भी थे। देखिए होता क्या है, ये हेनरी का नियम जो है ना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम क्या है, इसके दो उपयोग बताएं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। हम क्या करते हैं कि हेनरी के नियम को ढंग से बता देते हैं, ये किन कंडीशनों में अप्लाई होता है उसको बता देते हैं, और इनका एप्लीकेशन क्या है अर्थात अनुप्रयोग क्या है इसको बता देते हैं, ठीक ना विद्यार्थी। सो बी केयरफुल, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्या उत्पन्न हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ओके, चलो भाई जी देख लीजिए। ओके बुआ, कल याद कीजिए, मैंने बताया था कि नियत ताप पर, यस याद रखिएगा, नियत ताप पर किसी द्रवीय विलायक में, द्रवीय विलायक में गैसीय विलेकी, याद रखेगा बाबू, क्या बोला गया मैंने? नियत ताप पर किसी द्रवीय विलायक में गैसीय विलेकी विलयता से संबंधित नियम किसने दिया? यस, कि नियत ताप पर किसी द्रवीय विलायक में गैसीय विलेय की विलयता तथा दाब के मध्य संबंध किसने स्थापित किया? हेनरी। क्या याद रहेगा? क्या बोला मैंने कि देखिएगा, हाँ जी, यस, सुनिए ध्यान से। आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको ना भी बोले कि जी द्रवीय विलायक में गैसीय विलेय की विलयता और दाब के मध्य संबंध 1802 ईस्वी में हेनरी द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1802 हेनरी द्वारा दिया गया, जिसे हेनरी का क्या कहते हैं? इस नियम के अनुसार क्या होता है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, कि नियत ताप पर, क्या बोलेंगे? यस, नियत ताप पर द्रवीय विलायक में, द्रवीय, यस, द्रवीय विलायक में गैसीय विलेय की, गैसीय, यस, याद रखेंगे हम लोग कि नियत ताप पर द्रवीय विलायक में गैसीय विलेय की विलयता अर्थात सॉल्युबिलिटी की विलयता उस पे आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ध्यान रहेगा, यही किसका नियम है? हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या समझ में आया? मैंने पहले बता दिया कि द्रवीय विलायक में गैसीय विलेय की विलयता और दाब के मध्य संबंध को 1802 ईस्वी में हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम के द्वारा दिया, जिसे हेनरी का नियम कहा, जो क्या है भाई? जो नियत ताप पर द्रवीय विलायक में गैसीय विलेय की विलयता उस पे आरोपित दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है विद्यार्थी, यानी कि यहाँ एस सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और विद्यार्थी यहाँ से हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू समानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाएंगे, के है, और ये कांस्टेंट किस नियम में अप्लाई हो रहा है? तो क्यों ना इसको मैं केएच बोल देता हूँ, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, और इनटू में क्या विद्यार्थी? प्रेशर। पे हो गया। तो विद्यार्थी ये हम लोग का एक फॉर्मूला होगा, ध्यान रहेगा। अब देखिए, ये हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते थे, क्या ध्यान दीजिएगा, पहला जी
कि आप हेनरी का नियम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि नियत ताप पर द्रवीय विलायक में गैसीय विलय की विलयता उस पे आरोपित दाब के समानुपाती होता है, और नीचे भाषा में लिख देंगे अर्थात एस समानुपाती यानी सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू पी, जहाँ KH क्या है बाबू, हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक, यस, KH क्या है बाबू, हेनरी स्थिरांक है। अब बाबू देखिए ध्यान से, इधर क्या है, इस चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि बाबू गैसीय विलय का 2 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम किसी विलायक में घुल रहा है, तो वो जो ग्राम है वो तो द्रव्यमान है, तो हम क्यों ना उसको m के पद में ले सकते हैं। यानी कि मास जो बाबू उसका गैस का मात्रा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बाबू, अरे यही तो है हेनरी का नियम। तो आप हेनरी के नियम को ऐसे रिप्रेजेंट करें या ऐसे, कोई दिक्कत ना है बाबू। यहाँ से बोल सकते हैं m इज इक्वल टू KH इंटू, और यहाँ भी विद्यार्थी KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। KH क्या है, m क्या है, किसका मास, यस, विलय का द्रव्यमान है। P क्या है, यस, आरोपित दाब या सिर्फ दाब बोल सकते हैं हम लोग। हो गया। तो ये 2 टर्मों में बोला जा सकता है। एक तीसरा टर्म भी आता है वाष्प प्रावस्था में, यानी कि यदि वेपर फेज की बात करें हम लोग, तो वाष्प प्रावस्था में क्या होता है कि किसी भी, देखिए वाष्प प्रावस्था में जो विलयता है उसको मोल प्रभाज के पदों में व्यक्त किया जाता है। किसके पदों में, मोल प्रभाज के पदों में। वहां पे क्या होता है कि किसी भी द्रव में गैस की विलयता जब होगी तो उसका आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। आंशिक दाब किसके समानुपाती होता है, मूल प्रभाज, और मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ भी P बराबर क्या हो जाएगा, तो KH इंटू, तो ध्यान दीजिएगा ये हेनरी का नियम किस अवस्था में है, वाष्प अवस्था में है। ओके, तो यहाँ भी KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। तो बताइए बाबू, यहाँ से मैं देख, तो विद्यार्थी वीडियो में ये नीचे वाला वर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला नहीं दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स है। तो बाबू यहाँ से मैं लिख दूं कि KH अर्थात हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई एक्स, यानी गैस का आंशिक दाब बटा मोल प्रभाज। तो बाबू अब यहाँ से पूछा जाए कि आप बताइए कि हेनरी स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है कि दाब का मात्रक तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मोल प्रभाज का कोई मात्रक होता है क्या, नहीं होता है ना, नहीं होता है। तो विद्यार्थी यहाँ पे कोई मात्रक नहीं है, इसका मात्रक, तो दाब का मात्रक या तो एटीएम हो सकता है, या फिर बार हो सकता है, या फिर टोर हो सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेनरी स्थिरांक का मात्रक बताइए, एटीएम बुझेगा ना। तो हेनरी स्थिरांक का मात्रक एटीएम हो गया, बार हो गया, टोर हो गया, पास्कल हो गया। क्या चला, समझ में आया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा हेनरी स्थिरांक के मात्रक के लिए, कोई दिक्कत। चलिए अच्छा, अब यदि हम लोग से हेनरी स्थिरांक का डेफिनेशन पूछा जाए तो भी आप बोल सकते हैं बाबू। चलिए हम लोग अब क्या, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, हेनरी का नियम लिखना शुरू कीजिए। तो फास्ट लिखिए, बोले हेनरी का नियम लिखिएगा, देखिए लिखिएगा, सन 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में हेनरी ने
द्रव्य विलायक में, द्रव्य विलायक में, द्रव्य विलायक में गैसीय विलेय की, गैसीय विलेय की, हो गया क्या लिखे? गैसीय विलेय, हाँ गैसीय विलेय की विलेयता, विलेयता तथा तथा आरोपित दाब, आरोपित दाब के मध्य संबंध, आरोपित दाब के मध्य संबंध, संबंध 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 को एक नियम के रूप में दिया, एक नियम के रूप में दिया जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है, जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। जो निम्न है, अब नीचे लिखिएगा ये नियत ताप पर, फास्ट लिखिए, नियत ताप पर, ताप पर किसी द्रव्य विलायक में द्रव्य विलायक में गैसीय विलेय की विलेयता, गैसीय विलेय की विलेयता 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 उस पे आरोपित दाब के समानुपाती होता है, उस पे आरोपित दाब के समानुपाती होता है, उस पे आरोपित दाब के समानुपाती होता है। विद्यार्थी अब अर्थात में नीचे लिख दीजिएगा, ये समानुपाती होता है, हो गया। अर्थात ये नोट कर लीजिए, हो गया बाबू। और या करके ये भी लिख सकते हैं बाबू, या तो यह या फिर यह, कोई दोनों चलेगा। अब न्यूमेरिकल जिस पे मिल जाए हम लोग को हल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल के लिए वीडियो बनेगा राउट लॉ के बाद, हेनरी लॉ और राउट लॉ दोनों को मिला करके। अभी हम बेचैन है सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाने के लिए इस चैप्टर का, जिसमें यहाँ तक पकड़ा जाए। ये बाबू ये मैंने बोला, नीचे नहीं बोला मैंने, अभी वहीं पे लिखिए इधर। ये मैंने बोला, ये अथवा करके ये भी लिख सकते हैं आप। नोट कर लिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, लिखना है वाष्प अवस्था में नीचे। विद्यार्थी ये जो वाष्प अवस्था मैंने नीचे लिखा है, क्या मैं इसको ऊपर लिख दूं? जी अच्छा रहेगा। इसको फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं ऊपर लिख करके। यह जहाँ एम क्या है बाबू, मास, विलेय का द्रव्यमान, पी है आरोपित दाब, और बाबू आपका एच क्या है, हेनरी स्थिरांक।
चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब वाष्प प्रावस्था में हेनरी लॉ कैसे अप्लाई होता है ये ध्यान दीजिएगा। तो वाष्प प्रावस्था में क्या होता है कि जब भी किसी द्रवीय विलायक में गैसीय विलय को मिलाया जाता है तो उसका आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। याद रखिएगा कि वाष्प प्रावस्था में विलयता को मूल प्रभाज के पदों में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। तो वाष्प प्रावस्था में हेनरी लॉ क्या है विद्यार्थी कि किसी द्रवीय विलायक में गैसीय विलय को मिलाने पर उसका आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ P बराबर K इंटू, जहाँ पे KH क्या है विद्यार्थी, हेनरी स्थिरांक है। ओके चलिए ये मैं ले लेता हूँ, जहाँ KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। और विद्यार्थी अभी अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने कि हेनरी स्थिरांक का मात्रा क्या क्या होगा लोग। तो यहाँ मैं नोट में लिखता हूँ पहला पॉइंट। चलो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि बाबू ये याद रखिएगा कि हेनरी स्थिरांक, यस हेनरी एक गैसीय फलन है। एक कौन सा फलन है बाबू, गैसीय फलन है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, तो ध्यान दीजिएगा हेनरी स्थिरांक एक गैसीय फलन है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि बाबू हेनरी स्थिरांक ताप से क्या होता है बाबू, प्रभावित होता है। अब कैसे प्रभावित होता है इस चीज को भी ध्यान दीजिए। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यहाँ से हम लोग देखिए सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू क्या बात हो। अब बताइए ध्यान से देखिएगा क्या होगा, KH इंटू P। बउआ आपको मैंने बताया था कल यानी लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि किसी भी द्रवीय विलायक में जब आप गैसीय विलय को मिलाएंगे, ओके, द्रवीय विलायक में गैसीय विलय को मिलाते हैं और ताप बढ़ाते हैं, तो ताप में वृद्धि के साथ साथ गैस द्रव के सतह से तो विलयता घटती है कि बढ़ती है, बोलिए, याद रहेगा विलयता घटती है। अब विद्यार्थी यहाँ पे आप देख रहे हो कि विलयता घट रही है, इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं से KH का मान बढ़ रहा है। KH का मान बढ़ रहा है तभी तो विलयता घट रही है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है तब तो विलयता बढ़ती। हेनरी का नियम ही ना कहता है। तो याद रखिएगा हेनरी स्थिरांक ताप से क्या होता है, प्रभावित होता है। ताप में वृद्धि के साथ, ताप में वृद्धि के साथ KH का मान बढ़ता है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है बाबू, KH के मान में वृद्धि से विलयता क्या होगा बाबू। और विद्यार्थी चौथा पॉइंट KH यानी हेनरी स्थिरांक की इकाई क्या होगी बाबू, तो पहले ही मैंने बताया ATM होगा या फिर बार होगा या फिर चलेगा ना सब। तो ये रहा सिर्फ हेनरी स्थिरांक के बारे में। बाबू हेनरी स्थिरांक का मान हर भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न टेम्परेचर पे भी भिन्न भिन्न होता है। ये चीज हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना होगा, याद रहेगा। तो याद रखिएगा कि हेनरी स्थिरांक के मान में यदि वृद्धि होती है तो विलयता में कमी होती है। ओके, और हेनरी स्थिरांक का मान ताप से प्रभावित होता है। जब ताप में वृद्धि होती है तो हेनरी स्थिरांक मान में हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है, विलयता घटती है, ध्यान रहेगा बाबू। तो अब एक काम करना है हम लोग को, यहाँ पे इस चीज को नोटिस कर लेना है। और सुनिए तो ये तो यहाँ पे जो हेनरी स्थिरांक है
ये कहता है क्या कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि विलेयता जो है दाब के, यानी दाब बढ़ेगा तो विलेयता भी, दाब घटेगा तो विलेयता भी। याद रहेगा बाबू जी? चलिए ये जरूर याद रखना है। पटाख में काम करते हैं हम लोग, वीडियो को रोक करके और इन पॉइंटों को नोट कर लेते हैं। कैसा? चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए, तो इजाजत है इसको बुआ। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि हेनरी लॉ के बारे में 3 मतलब कंडीशन कि पहला मैंने बता दिया कि सॉल्युबिलिटी वाला, ठीक ना, दूसरा मैंने बता दिया द्रव्यमान के टर्म में, और तीसरा मैंने बताया कि वाष्प अवस्था में बाबू ये होता है। और यही वाष्प अवस्था वाला बहुत काम आएगा आगे चल कर के। हम इसको ये बताएंगे ना कि वाष्प अवस्था में बाबू क्या होता है। तो वाष्प अवस्था वाला कंडीशन में जाकर के हेनरी नियम और राउट नियम एक दूसरे से रिलेटेड हो जाता है। तो वह बोलता है राउट नियम हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति है, उसकी बात हम लोग करेंगे वहाँ चल करके। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। बताइए, ये हो गया। अब विद्यार्थी थोड़ा सा मैं शर्त की चर्चा करूँ, और ये शर्त क्या है भाई कि हेनरी लॉ किन किन कंडीशनों में अप्लाई होता है। ठीक है, तो हेनरी लॉ को अप्लाई करने के लिए पहला कंडीशन है कि जी जब निम्न दाब एवं उच्च ताप हो, यानी हेनरी लॉ अप्लाई होता है सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। ओके, अर्थात निम्न दाब एवं उच्च ताप कहने का मतलब होता है कि यह सिर्फ आदर्श गैसों पर लागू होता है। बाबू, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर सभी गैस आदर्श गैस की तरह जनरली व्यवहार करते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उच्च ताप पर उनके अणुओं के मध्य का आकर्षण बल नगण्य हो जाता है, जो गैस के गति यानी सिद्धांत को मतलब सेटिस्फाई करते हैं। आइए दूसरा पॉइंट, दूसरा कंडीशन क्या है कि भाई ये वैसे ही पेयनों में लागू होता है जिसमें विलेय यानी कि गैसीय विलेय और विलायक, दैट मीन्स द्रवीय विलायक, गैसीय विलेय और द्रवीय विलायक के मध्य कोई आपसी क्रिया न हो, कोई आपसी यानी कि ये दोनों परस्पर अक्रिय हो, इनके मध्य कोई बंधन न बने, इनके मध्य संगुणन या वियोजन की घटना न हो, तभी जाकर के विद्यार्थी किस नियम को अप्लाई किया जा सकता है? हेनरी लॉ। तो याद रखिएगा, हेनरी लॉ के लिए पहला शर्त क्या है कि यह निम्न दाब एवं उच्च ताप पर अर्थात आदर्श गैसों पर लागू होता है। ओके, और दूसरा है विद्यार्थी ये वैसे विलेय और विलायक के मध्य लागू होता है जिनमें आपसी कोई प्रतिक्रिया न हो, अर्थात विलेय और विलायक आपस में संगुणन या वियोजन की घटना। क्लियर? ये हो गया शर्त। अब विद्यार्थी हम इसके उपयोग की चर्चा करते हैं। ओके, उपयोग, एप्लीकेशन। ऐसे यही पूछा जाता है ज्यादातर क्वेश्चन कि हेनरी का नियम क्या है, इसके 2 उपयोग बताएं। तो बाबू सिंपल सा, उपयोग में जाने से पहले बाबू याद कीजिए मैंने एक पॉइंट बताया था कि हेनरी लॉ में सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी दाब अधिक होगा तब विलेयता उच्च होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि विद्यार्थी ये जो अपने बॉडी में विद्यार्थी क्या है, और रक्त जो है क्या है, और विद्यार्थी हम श्वसन की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन लेना चाहते हैं। तो विद्यार्थी जो ऑक्सीजन आप सब लेते हैं, ऑक्सीजन वो क्या है विद्यार्थी? श्वसन की क्रिया द्वारा जो ये ऑक्सीजन लिया जाता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बॉडी के सभी पार्टों में पहुंचता है ना। तो बताओ विद्यार्थी, यह ऑक्सीजन एक गैस है जो किस में घुला, यानी कि एक गैस जब द्रव में घुला तो यहाँ पे कौन सा नियम आया? कंफर्म। अब हेनरी का नियम यहाँ अप्लाई होगा बाबू, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। हेनरी का नियम अप्लाई हो रहा है। अब बताइए, यदि दाब अधिक हो तो इसमें विलेयता क्या होगी? उच्च होगी। यानी दाब अधिक होगा तो ऑक्सीजन रक्त में अधिक से अधिक मात्रा में घुलेगा और आसानी से घुलेगा।
ओके। और विद्यार्थी यदि दाब कम हो तो क्या रक्त में ऑक्सीजन आसानी से घुलेगा? बोलिए। अब सोचिए, देखिए कि जब आप पृथ्वी से ऊंचाई पर जैसे जैसे बढ़ते हैं, पहाड़ों पर जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ेंगे विद्यार्थी, वैसे वैसे ऊपर जाने के बाद विद्यार्थी प्रेशर क्या होता है? आप बताओ, जब ऊंचाई पर आप बढ़ते हैं तो दाब क्या होती है? घटती है ना जी। दाब क्या होती है? घटती है। और बाबू जब दाब घटेगा तो दाब घटने से द्रव में गैस की विलेयता भी क्योंकि समानुपाती है हेनरी का नियम। अब बताओ विद्यार्थी, इसका मतलब हुआ कि रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता घटेगी, यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो श्वसन में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। क्या आरामदायक होता है? होती है ना। उसका कारण क्या है? तो यही कारण है कि विद्यार्थी जब ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे अंतरिक्ष वगैरह में जाते हैं लोग या पर्वतारोही लोग, क्या करते हैं विद्यार्थी? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ऊपर जाने पर दाब कम हो जाता है, जिससे श्वसन में कठिनाइयां होती है, इसलिए उच्च दाब पर सिलेंडर में ऑक्सीजन को भर करके ले जाते हैं। तो वहाँ कौन सा नियम अप्लाई होता है? बात समझ में आया? तो उपयोग में मैं बोल दूं यहाँ पे एक वर्ड, दो वर्ड में। देखिए क्या सीधा बोलता हूँ मैं, पर्वत रोहियों के श्वसन में, पर्वतरोहियों के ओके, क्या बोला मैंने? अब बता दो, पर्वतरोहियों के श्वसन समझ में आ रहा है क्या? पर्वत पे चढ़ने वाले व्यक्ति जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो कहाँ किस नियम का उपयोग है? या फिर यदि हम लोग बात करते हैं विद्यार्थी अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में श्वसन, तो अंतरिक्ष में जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं लोग तो उसमें भी श्वसन की क्रिया के लिए विद्यार्थी उच्च दाब पर ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर कर ले जाते हैं कि नहीं? कि जब दाब ऊंच रहे तो रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता मेंटेन हो पाए। रक्त क्या है? एक द्रव है, ऑक्सीजन गैस है, तो उस रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता अर्थात हेनरी का लॉ फॉलो होता है। जब दाब ऊंच होगा तभी तो मिलेगा बाबू। इसके अलावा तीसरा क्या है विद्यार्थी? तो ये बताइए, ये तो सब लोग को जाता है। पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने में, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता मतलब बताओ, जितने भी आपके पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसे हाँ, जैसे हो गया स्प्राइट, हो गया थम्स अप, हो गया कुछ भी है। इसमें बताइए विद्यार्थी, जब आप स्प्राइट वगैरह को लेते हैं और ले करके हाथ में आप उसको 2-4 बार बढ़िया से झटका दे दीजिए। बात समझ ना, जैसा पटसड़ी में होता है, पटसड़ी में यदि बताइए जैसे आप ला एकदम शांति से रखें, ढक्कन खोले, थोड़ा सा बाहर निकलेगा और उसके बाद फिर शांत। लेकिन वही यदि ला करके ज्यादा जोर जोर से धक्का दे दीजिए तो पता चले कि बार बार जा करके उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु है वो उस बोतल के दीवार से टकरा रहे हैं। टकराने से वहां दाब बढ़ गया और दाब बढ़ जाने से ये कार्बन डाइऑक्साइड उस पेय पदार्थ में अधिक मात्रा में घुल गया। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, दाब में वृद्धि के साथ गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है ना जी। तो वहां पे बार बार आपने झटका दिया तो दाब बढ़ा, दाब बढ़ने से विलेयता बढ़ गई, विलेयता बढ़ गई। और विलेयता बढ़ गई तो जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो एकाएक दाब कम, तो उसके कारण से वो तेजी में बाहर निकलता है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे विलेयता अधिक हुई जाती है। जब ज्यादा घुला है तो तेजी निकलेगा कि नहीं? बताइए। तो पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने में किसका नियम का उपयोग होता है भाई? तो विद्यार्थी ये हेनरी नियम के लिए शर्त भी हो गया और ये हेनरी नियम का उपयोग भी हो गया। तो हमारे एग्जाम में कुछ भी आता है कि हेनरी नियम क्या है, इसके 2 उपयोग बताएं तो क्या काम हो जाएगा। तो इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ हेनरी नियम की चर्चा किए। ओके, अब आप शर्त को और शर्त को और यहाँ उपयोग को नोट कर लीजिए। क्या मुझे बोलना पड़ेगा कि लिख लेंगे अपने से? लिख लेंगे लोग। तो इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।